तारीख में। मीनू जी। जी राजीव जी, मामला इसका उल्टा है। राहुल गांधी जितना भाषण देंगे उतनी कांग्रेस की जीत सुनिश्चित होगी। क्योंकि आज तक क्या हुआ, जो जो नैरेटिव सेट करती थी बीजेपी, और कांग्रेस वाले उसका जवाब दे पाते थे या नहीं भी दे पाते थे। लेकिन अब क्या है कि राहुल गांधी बोलते हैं और मोदी जी समेत पूरी जो भाजपा की भगवा सेना है वो उनके पीछे पीछे दौड़ने लगती है, उनका जवाब तलाशने लगती है। और फिर जवाब तलाशने के चक्कर में बदहवासी का आलम इतना है कि वो भाषा की भी शालीनता या सभ्यता भूल जाते हैं। और जिस भाषा का इस्तेमाल आपने बताया, स्वामी जी ने बताया, जो स्मृति ईरानी एटसेट्रा जो लोग कर रहे हैं, या इवन जो नेता सर्वोच्च नेता है जो उनके जो राहुल गांधी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अदरवाइज ऑल्सो भी जो भी ये लोग बोलते रहते हैं, उससे वो असल में अपना चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल उन्होंने उघाड़ के रख दिया है कि हम एक्चुअली अंदर से ऐसे हैं। या जैसे आप विपक्ष को अगर फांसी पे चढ़ाने की बात करते हैं तो आप ये बताते हैं कि आपके अंदर लोकतंत्र नाम की चीज ही नहीं है। अगर आप फांसी की बात करते हैं, विपक्ष को फांसी चढ़ाने की बात करते हैं, तो इट मीन्स आप लोकतंत्र में आपका विश्वास नहीं है, और आप चाहते हैं कि इस देश की धरती से विपक्ष, जिसमें कि वो केवल विपक्ष को ही फांसी चढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो हर आलोचना के स्वर को फांसी चढ़ाने की बात कर रहे हैं। वो आलोचना का स्वर किसी सिविल सोसाइटी से आए, वो किसी स्टूडेंट से आए, वो किसी पत्रकार बिरादरी से आए, वो उनके सब के लिए उनका बस नहीं चलता है। बस चले तो वो फांसी चढ़ा दें, लेकिन उनका बस चलता है वो जेल में भेज देते हैं उन लोगों को, उनके पीछे ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं, आईटी लगा देते हैं, व्हाटएवर जो उनकी कैपेसिटी में है उसका वो भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो मुझे कोई अचरज नहीं है अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि विपक्ष को फांसी चढ़ा दो, सीधे सीधे वो यही कह रहे हैं। बटन को बीच में, कमल को बीच में ला रहे हैं, मतलब कमल फांसी का तख्ता है एक हिसाब से। तो इस हिसाब से मैं तो पूरे देश की जनता से आग्रह करूंगी कि अगर कमल फांसी का तख्ता है तो बिल्कुल वोट ना दे, बिल्कुल ना दबाए। क्यों आप किसी की हत्या के भागीदार बनते हैं, विपक्ष की हत्या के भागीदार? मतलब आप मतलब कॉल दे रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं को मारो, जिस भी तरीके से मारो, फांसी तो अल्टीमेट है, उससे पहले भी अगर मौका लग जाए तो मार के निपटा दो इनको। तो ये तो एक खतरे का संकेत है विपक्ष के नेताओं के लिए। उनको अपनी जान की भी इस टाइम लाले पड़ गए हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया है कि हमारे अंदर हिंसा भरी हुई है। एक्चुअली हम गांधी को, तो हमें दुनिया को दिखाना पड़ता है, इसलिए गांधी को सिर नवाते हैं हम, इसलिए हम G20 के नेताओं को गांधी की समाधि पे ले जाते हैं, क्योंकि दुनिया को दिखाना पड़ता है। एक्चुअली तो हमारे अंदर हिंसा कूट कूट के भरी हुई है, नफरत कूट कूट के भरी हुई है। वो जब देखिए, इंसान जब डर में होता है या उसको गुस्सा आ रहा होता है, वो तब उसके अंदर की एक्चुअल बातें निकल के आती है, उसका असली चरित्र तब निकल के आता है। तो वो चरित्र मोदी जी का और उनकी जो पूरी जो सेना है उनका सबका चरित्र सामने आ रहा है। रही बात राहुल गांधी के बोलने की, तो राहुल गांधी जो बोलेंगे, जो राहुल गांधी ने बोला है, आप बताइए कि राहुल गांधी ने एक्चुअली इन एक्चुअल सेंस तो बोलना शुरू किया था कोविड के टाइम से। कोविड में जब हुआ, उन्होंने वो ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था, इस बात के लिए चेताया था कि ध्यान दीजिए बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। उसके बाद चाइना का जो गलवान में हुआ, उसके बारे में राहुल गांधी वाज द फर्स्ट पर्सन, उन्होंने ही सबसे पहले चेताया। उसके बारे में भी उसको उड़ा दिया गया कि ना कोई घुसा है और ना घुसकर बैठा है। इसी तरीके से कोविड के बारे में भी मजाक उड़ाया गया उनका, नोटबंदी के बारे में उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया गया। और उसके बाद से आज जो भी पेगासस के बारे में राहुल गांधी कहने वाले कहा, जब उसको भी उड़ा दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि सारी चीजें सामने निकल के आ रही हैं। कौन सी अडानी की बात, आप अडानी की बात को ले लीजिए, उसमें देखिए कि कितनी बदहवास घूम रही है भाजपा। तो बातें तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं, जो उनकी बात, असल में प्रॉब्लम यह है कि राहुल गांधी अब जो बोल रहे हैं, लोगों को उसमें अपने भविष्य की तस्वीर नजर आ रही है, और उनको लगता है कि ये इंसान सच्चा इंसान है, सीधा इंसान है। और अब तो बात ये भी आने लगी है कि भाई पढ़ा लिखा है आदमी, इसलिए इसकी बात पे विश्वास करो। लोग साथ में ही जोड़ते हैं, वो कारण बताते हैं कि मोदी की बात का विश्वास क्यों नहीं है। एक शब्द भी इस्तेमाल कर देते हैं बहुत लोग तो, कि कितने पास का है, कितने क्लास पास है, और फिर उसके बाद वो राहुल गांधी से कंपैरिजन करते हैं। तो आप जो मुद्दों की बात, इसमें रही बात, जो राहुल गांधी जो भी बोल रहे हैं वो मुद्दों की बात बोल रहे हैं,
वो किसी को ना फांसी चढ़ाने की बात कर रहे हैं, ना वो किसी को मूर्खों का सरदार बता रहे हैं, ना वो किसी भी तरह की कोई अपशब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए उन्होंने, आपने ध्यान दिया होगा कि मूर्खों के सरदार शब्द के बारे में भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो भगवान बुद्ध वाला उन्होंने वो अख्तियार किया रवैया, एटीट्यूड, कि जब मुझे लगी नहीं गाली तो मैं क्या जवाब दूं, मैंने ली नहीं वो गाली तो मेरे को लगेगी क्या। तो ये चीज आप राहुल गांधी को बदनाम करके और ये इस तरह की भाषा करके, आप जनता इस चीज को नहीं खरीद रही है। अब मोदी जी की बात से विश्वास जनता का उठ चुका है और आप राहुल गांधी जो है मुद्दों से हट नहीं रहे हैं। उसमें जितने भी लीडर्स हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, खड़गे जी हैं, और अदरवाइज जो भी स्टार कैंपेनर, जो भी विभिन्न मुख्यमंत्री हैं, भूपेश बघेल है, आपके अशोक गहलोत है, वो केवल मुद्दों की बात कर रहे हैं। वो किसी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप या किसी की गाली गलौज इस तरह की भाषा कर नहीं रहे, क्योंकि कांग्रेस को समझ में आ गया है कि जनता अपने बुनियादी मुद्दों को लेकर परेशान है, चिंतित है। और रही बात, जो ये बात शोर मचा रखा है जी, लाडली बहना का प्रभाव है, लाडली बहना का प्रभाव है। अरे भाई, लाडली बहना का प्रभाव है मान लिया, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने करा, इतनी सारी वेलफेयर स्टेट स्कीम जो उन्होंने चलाई, या जो अशोक गहलोत ने चलाई, मतलब पब्लिक उसको तो भूल जाएगी। केवल एक लाडली बहना स्कीम ऐसी अनोखी उतर के आई है आसमान से कि जिसपे की जनता वोट देगी, और बाकी के जो फायदे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिल रहे थे वो सब भूल जाएगी। बाजू के स्टेट में, छत्तीसगढ़ में पब्लिक देख रही है, ये उसका नतीजा है जी। देखिए तेलंगाना में कांग्रेस, जी हाँ, तेलंगाना में देखिए कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र है वो जारी कर दिया है, और बड़ा अच्छा उसका जो टाइटल बड़ा अच्छा रखा है, अभय हस्तम, अभय मुद्रा में उन्होंने, मतलब कि आपको हम अभय प्रदान करेगी कांग्रेस सरकार जो आएगी। अच्छा, और तेलंगाना का जो मैनिफेस्टो है, जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है, वो कई मायनों में काफी अलग है, मतलब एक स्टेट स्पेसिफिक जरूरतों के हिसाब से। जैसे कि, और इस बार की जो 5 राज्य रहे, इनमें जो भी मिजोरम का तो मुझे एग्जैक्टली इतना नहीं मालूम है, बाकी 4 का जो राज्यों का जो मैनिफेस्टो बनाए गए वो काफी रिसर्च के बाद बनाए गए हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि अभी कांग्रेस की रणनीति में बदलाव पिछले बार से हुआ है कि मैनिफेस्टो बनाने से पहले ये टीमें भेजते हैं अपनी गांव के स्तर तक, वो वहां से लाती है निकाल के इनपुट्स, और उनके बेसिस पे बनाया जाता है। तो हर राज्य की छोटी छोटी बातों को भी जरूरत, उसके ऊपर ध्यान दिया गया है। तेलंगाना में क्योंकि शिक्षा दीक्षा का प्रचार बहुत है और शिक्षा की तरफ रुझान बहुत है ऑलरेडी, वहां पे मतलब आपको इस तरीके से इंसेंटिवाइज करने की जरूरत नहीं कि भी स्कूटी दी जाएगी। या वहां पे शिक्षा के दौरान जो होने वाले जो छात्र है उसको 5 लाख रुपए तो दिए ही जाएंगे, लेकिन उसके अलावा भी होटल में रहने का खर्च, एग्जाम का जो फॉर्म का है, और एग्जाम के लिए जो ट्रेवल करने का है उस खर्चे की फीस, बोर्डिंग की फीस, उसके अलावा बहुत सारी जो चीजें जो चाहिए होती है एक युवा को, क्योंकि जब जो साधनहीन युवा होता है लेकिन काबिल है, क्षमता है उसके अंदर, और वो उसके पास पैसे की सुविधा नहीं होती, तो उस वक्त वो यही करता है कि छोड़ देता है कि भाई नहीं कर पाया तो छोड़ दिया। लेकिन इस राज्य के अंदर एज यू नो इट कि ये एक सर्विस सेक्टर का राज्य है, आईटी सेक्टर की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इस राज्य के अंदर। साइबराबाद और हैदराबाद ये ट्विन सिटी माने जाते हैं कि हब है ये इसके आईटी जो रेवोल्यूशन देश में हुई है, तो उसको मद्देनजर रख के यहाँ पे जो बनाया गया है। और यहाँ पे तेलंगाना राज्य बन के निर्माण में जो लोग शहीद हुए, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि तेलंगाना राज्य की जो मांग चल रही थी, तो उसको लेके केसीआर काफी आंदोलनरत थे, तो उन्होंने अनशन वगैरह भी किया था। तो कांग्रेस सरकार ने 2009 में इसकी प्रोसेस तो चालू कर दी थी, और उसके बाद केसीआर ने अपना अनशन तोड़ दिया था, लेकिन घोषणा करने में देरी हुई। 2014 में हुई घोषणा, फरवरी में, चुनाव से जस्ट पहले। तो उस दौरान काफी लोग, 300 साढ़े 300 के लोग करीब मारे गए। तो उसमें आज जो है चिदम्बरम साहब ने, क्योंकि वो उस वक्त गृह मंत्री थे, तो उन्होंने इस बात के लिए माफी मांगी है कि हमसे देरी हुई और उसकी वजह से जो मौतें हुई उसके लिए हम माफी मांगते हैं। उसके साथ ही चुनावी घोषणा पत्र में इसकी घोषणा की गई है कि जो लोग शहीद हुए हैं उनके लोगों के लिए विशेष योजनाएं दी गई है, मकान के लिए 250 गज जमीन दी गई है, मकान बनाने का खर्चा दिया गया है।
एंड अदरवाइज ऑल्सो बहुत सारी उनके लिए सुविधाएं दी गई। तो मेरा ये कहना है कि जो स्टेट स्पेसिफिक इस तेलंगाना राज्य के ऊपर काफी उनका फोकस है। जैसे और आज आपने बताया भी कि विजय शांति शामिल हुई और आप देखिए उसमें खड़गे साहब ने कराया है, मतलब कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उन्होंने खुद उनको शामिल कराया है। तो ये इट मीन्स कि वो अपने साथ बहुत बड़ा एक मत प्रतिशत भी लेके आएंगी अपने राज्य से। तो जो तेलंगाना है उसमें जोर काफी है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद सोनिया गांधी भी वहां जाने का प्रोग्राम बना सकती है प्रोबेबली, क्योंकि तेलंगाना का जो राज्य है वो मतलब ये कहा जाएगा कि उस वक्त सोनिया जी एक तरीके से देख रही थी सारा यूपीए का कार्यक्रम और सरकार को काफी उनके मार्गदर्शन भी देती रहती थी वो। तो उसपे लोगों को काफी एक अटैचमेंट है कि इन्होंने हमारा राज्य बना के दिया है। तो केसीआर, हाँ जी हाँ, तो जो अब केसीआर क्या है उस पे आ गए हैं कि भी कांग्रेस आ गई तो आपको क्या क्या नुकसान होंगे, लोगों को ये बता रहे हैं। तो उनको भी अब खतरा लग रहा है। लेकिन कांग्रेस का मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक, और जो कारपेट बॉम्बिंग राजस्थान में होने वाली है वो दोनों राज्यों में साथ साथ चलेगी और वो आने वाला समय बताएगा।